अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि नाइजीरिया में औरतें औरतों के साथ शादी करके दो बच्चे एक साथ पैदा करती हैं। ये औरतें मर्दों के साथ शादी क्यों नहीं करती और दोनों औरतों में से शौहर कौन सी औरत होती है? क्या आपको पता है कि नाइजीरिया के कब्रिस्तानों में मुर्दों के साथ साथ जिंदा लोग भी रहते हैं? ये लोग कौन हैं और कब्रिस्तानों में क्यों रहते हैं? नाइजीरिया में आसमानों से पानी की बजाय मछलियों की बारिश होती है। ये मछलियां बादलों में कहां से आती हैं और साइंस इस बारे में क्या कहती है? नाइजीरिया में बच्चों को मनहूस माना जाता है, इन पर तशद्दुद किया जाता है और उन्हें भूखा रखा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है और बच्चों से सड़कों पर क्या करवाया जाता है? नाइजीरिया के लोग कौन सी अंग्रेजी बोलते हैं और क्या वाकई नाइजीरिया के लोग कचरे से सोना बनाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और नाइजीरिया के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। नाइजीरिया मगरबी अफ्रीका का एक ताकतवर मुल्क है जो अपने रख रखाव, आबादी, सकाफत और सियासत के लिहाज से पूरे अफ्रीका का एक बड़ा मरकज समझा जाता है। इसका सरकारी नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया है। नाइजीरिया का कुल रकबा तकरीबन 9,23,769 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे अफ्रीका का 14वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। आबादी के लिहाज से यह अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का छठा सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। नाइजीरिया की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और ये तादाद रोज बरोज बढ़ रही है। नाइजीरिया की ज्यादातर आबादी नौजवान है। इसकी तकरीबन 60% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम है। नाइजीरिया का दारुल हुकूमत अबूजा है, मगर इसका सबसे बड़ा और सबसे रोशन तिजारती मरकज लागोस है, जहाँ बैनुल अक़वामी कारोबारी इदारे और मीडिया हाउसेस मौजूद हैं। नाइजीरिया अफ्रीका की एक अहम लोकेशन पर मौजूद है। ये अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है और इसका जुनूबी साहिल खलीज गिनी के साथ मिलता है। इसकी शुमाली सरहद पर नाइजर, चाड और कैमरून है, जबकि इसका मगरबी हिस्सा बेनिन से जुड़ा हुआ है। नाइजीरिया एक फेडरल रिपब्लिक है जिसमें 36 सूबे और एक फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। इस मुल्क की सरकारी जुबान अंग्रेजी है, लेकिन नाइजीरिया में 500 से ज्यादा कौमें रहती हैं और हर कौम का अपना रिवायती ज़र्फ, जुबान और पहचान है। इसके सबसे बड़े नस्ली ग्रोहों में हाउसा, फलानी, यूरोबा और एग्बो शामिल हैं। नाइजीरिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। शुमाली इलाकों में ज्यादातर अवाम मुसलमान हैं, जबकि जुनूबी हिस्सों में अक्सरियत ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। कई मकामात पर लोग आज भी रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब को फॉलो करते हैं। शुमाली नाइजीरिया के कुछ सूबे इस्लामी शरीयत के निज़ाम के तहत चलते हैं, जबकि जुनूबी इलाकों में सेकुलर कानूनी निज़ाम का राज है। ये दोहरा निज़ाम मुल्क के कानूनी ढांचे को भी काफी पेचीदा बनाता है। नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी मईशत है। इसका GDP ज्यादातर तेल और गैस की बरामदात पर मुनहसिर है। मगर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक होने के बावजूद नाइजीरिया में फ्यूल की कमी और बिजली के मसाइल आम हैं। करप्शन, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और वसाइल की कमी की वजह से इन रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाता। तेल के अलावा नाइजीरिया का IT, फिल्म इंडस्ट्री और ज़राअत का शोबा भी तेजी से तरक्की कर रहा है। नाइजीरिया की फिल्म इंडस्ट्री, जो नॉलीवुड के नाम से जानी जाती है, फिल्म प्रोडक्शन के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ हर साल हजारों लो बजट फिल्में तैयार होती हैं, जो नाइजीरिया के साथ साथ पूरे अफ्रीका में देखी जाती हैं। इसी तरह नाइजीरियन म्यूजिक सुनने वाले भी दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब वसाइल और खूबियों के बावजूद नाइजीरिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। करप्शन, दहशतगर्दी और गुर्बत जैसे मसाइल इस मुल्क के बड़े इम्तहान हैं। हुकूमत इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सब ठीक होने के लिए अभी भी एक लंबा सफर बाकी है। नाइजीरिया की तारीख हजारों साल पुरानी है। इसकी सबसे पुरानी तहजीब नोक है। वो पहले लोग थे जिन्होंने लोहे से बने हथियार इस्तेमाल किए। फिर आया कुरून वस्ता का जमाना, जब मगरबी अफ्रीका में कुछ नई रियासतों ने जन्म लिया। फिर हाउसा की शहरी रियासतों का दौर आया, जहाँ पर हर शहर की अपनी खुद की हुकूमत थी। 15वीं सदी में पुर्तगाली लोग अफ्रीका आए और यहाँ से अफ्रीका की तारीख का स्याह तरीन बाब शुरू हुआ। नाइजीरिया से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और यूरोप ले जाया गया। 19वीं सदी के आखिरी हिस्सों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाइजीरिया के इलाकों में अपना असर बढ़ाना शुरू किया। 1914 में अंग्रेजों ने शुमाली और जुनूबी इलाकों को इकट्ठा करके एक किया और उसका नाम नाइजीरिया रखा। शुमाली इलाका मुसलमान था, जबकि जुनूब में ईसाई और इलाकाई मज़ाहिब के लोग आबाद थे। 1940 और 50 की दिहाई में नाइजीरिया में आज़ादी की तहरीकों ने जोर पकड़ा। अंग्रेजों ने इस आज़ादी को रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिर 1 अक्टूबर 1960 को नाइजीरिया अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। नाइजीरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इनका अंग्रेजी लहजा इतना मुनफरिद है कि इसे पिजिन इंग्लिश कहा जाता है।
पिजिन इंग्लिश असली अंग्रेजी का एक नाइजीरियन वर्जन है जो अलग अंदाज, मकामी जुबानों और अफ्रीकी एक्सप्रेशंस का एक मिक्स है। नाइजीरिया का शहर लागोस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में शुमार होता है, जहां रोज हजारों लोग एक नई जिंदगी का ख्वाब सजाए आते हैं। लेकिन इसकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग पुलों के नीचे, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में रहने पर मजबूर हैं। यहाँ ऊंची ऊंची हाईटेक बिल्डिंग्स के साथ कच्ची आबादी का एक जबरदस्त कंट्रास्ट है, जो उसके वसाइल और मसाइल का मुंह बोलता सबूत है। नाइजीरिया में जुड़वा बच्चों की पैदाइश काफी आम है, यहाँ तक कि नाइजीरिया की एकिती और ओयो रीजन में दुनिया के सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहाँ एक टोन फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ हजारों जुड़वा बच्चे एक जैसे कपड़ों में परेड करते हैं। नाइजीरिया के शुमाल मशरकी रीजन में एक ऐसी झील है जो पिछले 50 सालों में तकरीबन 90% खुश्क हो चुकी है। इसे झील चाड कहा जाता है। ये झील पहले 25,000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज, गलत इस्तेमाल और खराब वाटर मैनेजमेंट की वजह से ये सिर्फ एक साया बनकर रह गई है। नाइजीरिया में लड़कियां लड़कियों से शादी करती हैं। यहाँ अगर किसी लड़की का कोई वारिस ना हो तो वो कानूनी तौर पर किसी और लड़की से शादी कर लेती हैं, ताकि उसका नाम और नस्ल चलती रहे। ये रिश्ता कानूनी और समाजी होता है और इस लड़की को फीमेल हस्बैंड कहा जाता है। नाइजीरिया में इतनी गुर्बत है कि 7-8 साल के बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। नाइजीरिया की सड़कों पर आपको छोटे बच्चे स्कूल जाने की बजाय जूते पॉलिश करते, पानी बेचते और यहाँ तक के मजदूरी करते मिलेंगे, ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा सकें। नाइजीरिया में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बिजली की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन इस सब के बावजूद वहाँ के लोग लकड़ी के रेडियोस और हाथ से चलने वाले जनरेटर्स का इस्तेमाल करके दुनिया से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। नाइजीरिया में आसमान से पानी की बजाय मछलियों की बारिश होती है। नाइजीरिया की रियासत एकिती के कुछ इलाकों में लोगों का मानना है कि मानसून के बाद आसमान से छोटी छोटी मछलियां गिरती हैं। साइंस के मुताबिक टॉर्नेडोज झीलों से मछलियां उठा कर ले जाते हैं और वो बारिश के साथ जमीन पर गिरती हैं, लेकिन मकामी लोग इसे एक मौजज़ा समझते हैं। नाइजीरिया में घर की तमाम परेशानियों का जिम्मेदार इस घर के बच्चों को माना जाता है और उन्हें मनहूस समझा जाता है। ऐसे बच्चों पर तशद्दुद, कैद और यहाँ तक के भूखा रखा जाता है। आज के जदीद दौर में भी नाइजीरिया में ऐसे रिवाजों पर यकीन किया जाता है और बेचारे मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं। लागोस के माकोको इलाके को अफ्रीका का वेनिस ऑफ द स्लम्स कहा जाता है। ये एक तैरती हुई कच्ची आबादी है जो लकड़ी के फट्टों पर बनी है, जो अब एक पूरा छोटा शहर बन चुका है। मकोको के लोग मछली पकड़ते हैं, बोट टैक्सी चलाते हैं। यहाँ पर स्कूल और क्लिनिक भी फट्टों पर बनाए गए हैं। नाइजीरिया के इलाके अबूजा और लागोस की कुछ कच्ची आबादियों में बच्चे और नौजवान बोतलों के ढक्कन, टायर ट्यूब्स, टूटे हुए शीशे और जाया हुए प्लास्टिक से मुजस्मे और वॉल आर्ट बनाते हैं। ये रिसाइकल्ड आर्ट इतना खूबसूरत होता है कि इन्हें कई बार गैर मुल्की आर्ट गैलरियों में भी डिस्प्ले किया जाता है और दुनिया भर में इन आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है कि कचरे से सोना बनाते हैं। तो ये थे नाइजीरिया के बारे में कुछ खतरनाक और दिलचस्प हकाइक। तो जल्दी मिलते हैं एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।